आप देख रहे हैं क्राइम चेक न्यूज़ 24। आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच उपस्थित है बहुजन महापार्टी के महासचिव शमशुद्दीन खान जी। आज उन्हीं से मुलाकात है। आइए देखते हैं उन्हीं की पार्टी की बातें, उन्हीं की ज़ुबानी। बहुत अभिनंदन सर। हम आपसे जान सकते हैं कि आपकी जो ये पार्टी है इसका उद्घाटन आपने किस वक्त किया था? हमारी पार्टी का उद्घाटन 2016 में हुआ था। उससे पहले हम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में थे और उस पार्टी में हमारे बहुत से लोग जो इलेक्शन लड़ना चाहते थे उन लोगों को पार्टी में टिकट नहीं मिला। फिर सभी लोगों ने बैठ के डिसाइड किया कि जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको टिकट नहीं मिलता है, तो इसके लिए कोई एक नया विकल्प तैयार किया जाए, इसलिए हम लोगों ने बहुजन महापार्टी बनाई है। जब ये बहुजन महापार्टी का आपने उद्घाटन किया उस वक्त आपको समाज सेवा को लेकर क्या आपकी सोच क्या थी? देखिए, हम ये चाहते हैं कि समाज में जो गरीब तबके के लोग हैं, जो SC ST OBC समाज के ऊपर जो हमेशा अत्याचार हो रहे हैं, ये अत्याचार को रोका जाए। इसलिए किसी न किसी को आगे आना चाहिए और अत्याचार को रोकने के लिए सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए और आने वाले समय में चुनाव में अपने लोगों को खड़ा करके चुन के लाया जाए। यानी जो जिसकी ज़रूरत है वो पूरी करने के लिए हमें एक चुनाव ही एक ऐसा ये है, मतलब प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे जब हमारे लोग चुन के आएंगे तो ही समाज में वो अच्छा काम कर सकते हैं। यानी कि आपका कहना है कि आप समाज सेवा का जो काम है वो आपकी पार्टी के द्वारा कर सकते हैं? हाँ, हमारी पार्टी में 90% समाज सेवा है और 10% सिर्फ राजकारण है। ओके। अभी हाल ही में बिहार में भी आपके बहुत सारे सदस्य खड़े हुए हैं चुनाव लड़ने के लिए, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि इस समय पे गुजरात, मध्य प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं और बिहार में चुनाव हो रहे हैं। तो हमारे गुजरात में लोग खड़े हैं। गुजरात में हमें चुनाव चिन्ह सिटी मिला हुआ है, मध्य प्रदेश में भी हमें चुनाव चिन्ह सिटी मिला हुआ है और बिहार में भी कई जगह पे सिटी चुनाव चिन्ह मिला हुआ है। तो हमारी इस समय पे पहली प्राथमिकता ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पार्टी का प्रचार हो और पार्टी का नाम घर घर पहुँचे, क्योंकि अभी 2016 में जब हमारी पार्टी बनी है, यानी बिहार में ये हमारा फर्स्ट टाइम है। बिहार में ये चुनाव हमारे लिए फ़र्स्ट टाइम होने की वजह से हम घर घर पहुंचना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे प्रत्याशियों को खड़ा किया है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे प्रत्याशी वहाँ पर चुनकर आएँ। इसलिए हम लोगों ने हमारे स्टार प्रचारक की घोषणा की है। आप जानते होंगे कि मौलाना जर्जी साहब जो हैं वो एक फेमस चेहरा हैं और उनका भारत देश में करोड़ों लोग उनके फॉलोअर्स हैं और हम लोगों ने उन्हें पार्टी का स्टार प्रचारक बनाया हुआ है और आने वाले समय में जहाँ जहाँ पर भी चुनाव होंगे वहाँ पर उन्हें स्टार प्रचारक के नाते भेजा जाएगा। उनको आपने किस ज़रिए से चुना है, मतलब क्या सोच के, आपकी विचार क्या है उनको लेकर? मौलाना जर्जी साहब जो हैं वो उनके जो विचार हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब एक हैं, क्योंकि जब उन्होंने उनके इंटरव्यू में बताया कि भगवत गीता, कुरान, बाइबल ये सब सिर्फ इंसानियत सिखाता है, लेकिन यहाँ के जो राजकारणी लोग हैं वो लोग आपस में हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाना चाहते हैं। तो उनके जो विचार थे और उनके पास जो उनका नॉलेज है, मतलब जनता को बताने का जो तरीका है कि बाइबल में कौन से श्लोक में कहाँ दिया गया है, गीता में कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वो ट्रांसलेट के साथ में लोगों को अच्छे से समझा सकते हैं और उनके जैसे व्यक्ति की आज समाज को ज़रूरत है। इसलिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि उनके जैसे व्यक्ति को पार्टी का स्टार प्रचारक बनाया जाए और आने वाले समय में और उनका जो फेम है, जो पब्लिक उनको चाहती है, वो लोग बहुजन महापार्टी के साथ जुड़े और हमारा प्रत्याशी चुन कर आए। इस उद्देश्य से हम लोगों ने उनको स्टार प्रचारक बनाया। बहुत खूब। अभी फ़िलहाल में आपके जो जितने भी कैंडिडेट हैं वो कहाँ से खड़े हैं? इस समय पे गुजरात में कच्छ विधानसभा से हमारे मेघवाल जी खड़े हैं, फिर बिहार में अलीम मंसूरी जी हैं, वो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और बिहार में हम लोगों ने टोटल 50 जगह पे हम लोगों ने टारगेट किया था चुनाव लड़ने के लिए, तो उसमें से कुछ लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं और कुछ लोग इस समय चुनाव लड़ रहे हैं और वहाँ पे हम लोगों को चुनाव निशान सिटी मिला हुआ है। तो आपको वो लोग चुने, इसके लिए आप बिहार की जनता को, गुजरात की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं?
मैं बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे प्रत्याशी को चुनें, जो जातिवाद, धर्म के नाम पर जो चुनाव न लड़ रहा हो और जो समाज में अच्छा काम करना चाहता हो, ऐसे व्यक्ति को चुन के लाना चाहिए। आप वहाँ के लोगों के लिए क्या क्या काम करना चाहते हैं, किस उद्देश्य से आप वहाँ पे खड़े रह रहे हैं? देखिए, हमारे जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पर जो लोगों को रोज़गार की आज अत्यंत ज़रूरत है। आप देख सकते हैं कि कोरोना कार्यकाल में लोगों को पैदल यहाँ से लेके बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल इन राज्यों में जाना पड़ा। कई लोग तो मर गए, लेकिन आज तक सरकार ने उन्हें कोई उसका मुआवजा नहीं दिया है। तो हमारी पहली प्राथमिकता यही होगी कि पहले उद्योग लगाया जाए, लोगों को रोज़गार की व्यवस्था दी जाए और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में सुधार लानी चाहिए, लोगों को, गरीब बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए। ये हमारे मुद्दे हैं। ऐसे तो हमारे माननीय नरेंद्र प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि वो बहुत कुछ करेंगे जनता के लिए, और उन्होंने काफ़ी मन की बात की है। तो कहीं आप भी मन की बात तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, हम मन की बात नहीं कर रहे हैं, हम काम करके दिखाना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब तक हमें मौका नहीं मिलेगा तब तक हम काम कैसे करेंगे। चलो, बढ़िया बात है। हमें भी यही आशा रहेगी, हमारी जनता को भी यही आशा रहेगी कि आप लोग कुछ करके दिखाओगे, क्योंकि जिस तरह से जनता के साथ इस वक्त जो खिलवाड़ हुआ है वो आपने देखा ही है। हम आपसे ये सवाल पूछना चाहते हैं कि लॉकडाउन के दरमियान आपने क्या किया लोगों के लिए? आप देख सकते हैं आज भी जो हम लोगों ने काम किया है वो गूगल के ऊपर आप बहुजन महापार्टी लिखेंगे तो सब काम आ जाते हैं। आप किसी से भी पूछ लीजिए, यहाँ पर हम लोगों ने 20,000 किलो चावल हम लोगों ने यहाँ अपने ऑफिस से, यहाँ पे जो आजू बाजू में गरीब लोगों की जो बस्ती है वहाँ पे हम लोगों ने अनाज बांटा है। साथ में हम लोगों ने यहाँ पर लोगों को खाना खुद यहीं पे बनाकर, ये अपने बाहर खाना हम लोग बनाते थे और हर रोज़ शाम को हम लोग खाना गरीबों को बांटते थे। मतलब हम लोगों से जितना हो सका, अनाज बांटने से लेके खाना खिलाने तक हम लोगों ने समाज सेवा करने का काम किया है और आगे भी हम लोग इसी तरीके से काम करते रहेंगे। अभी आप जैसे कि बैठे हैं पालघर ज़िले में, तो पालघर ज़िले में आप देख ही रहे क्या लोगों की क्या हालत है, कितनी बुरी कंडीशंस है। बहुत सारे लोग परेशान भी है। यहाँ पे काफ़ी सारी बिल्डिंगों में पानी के कनेक्शन तक नहीं है। तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? वसई विरार महानगर पालिका में अभी जल्द ही चुनाव होने वाले हैं और इसके लिए बहुजन महापार्टी भी चुनाव में उतरने वाली है। हमारे जो मेन मुद्दा होगा वो घर घर में नल कनेक्शन होना चाहिए। जितने भी बिल्डिंग बने हुए हैं, फिर चाहे वो लोड बेयरिंग हो, उसको मान्यता देनी चाहिए। साथ में उसको सर्टिफिकेट भी देना चाहिए गवर्नमेंट ने कि ये बिल्डिंग को मान्यता दी गई है, यानी उस सर्टिफिकेट के आधार पर वहाँ पे नल कनेक्शन की सुविधा हो जाएगी। जगह जगह पे आप देख सकते हैं रोड में खड्डे पड़े हुए हैं। इससे पहले जो महानगर पालिका के जो महापौर थे और जो जिसकी सत्ता थी बहुजन विकास आघाड़ी की, आप देख सकते हैं सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। आज भी रोड की जो व्यवस्था है, रास्ते में सब खड्डे पड़े हुए हैं और गाड़ी के अपघात होते हैं, एक्सीडेंट होता है और लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है। तो अभी जनता भी होशियार हो चुकी है और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में बदलाव होगा। बहुत बढ़िया बात है कि इनका कहना है कि आने वाले समय में बदलाव होगा। इनकी पार्टी के द्वारा ये यहाँ पे खड़े भी है। और हम ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जैसे कि इनलीगल बिल्डिंग्स है या लीगल बिल्डिंग्स है, रीडेवलपमेंट के नाम से काफ़ी तोड़क कार्रवाई की जा रही है। रीडेवलपमेंट के नाम से वो लोग आगे कर रहे हैं, पर ये क्या प्रूफ है कि रीडेवलपमेंट के नाम से जो बिल्डिंगों का काम किया जा रहा है वो लोगों को वापस से उनका घर मिलेगा? क्योंकि बहुत सारे लोगों को खाली करवाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हम आने वाले समय में अच्छी खासी टावर बना के आप लोगों को उसमें हम आपको ट्रांसफ़र करेंगे। पर हालांकि बहुत सारे सालों से 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, वो लोग को ऐसे ही भाड़ा विड़ा दे के रुका देते हैं। तो ये क्या मतलब, ये चल क्या रहा है? रीडेवलपमेंट के नाम से आपको लगता है कि इन लोगों को घर मिलेगा और आने वाली जनता जो है वो सलामत रहेगी? नहीं, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जनता को फंसाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि जो लोड बेयरिंग है उसको गवर्नमेंट ने मान्यता तो दी नहीं है। यानी जो लैंड ओनर है वो बिल्डिंग टूटने के बाद में जगह उसकी हो जाएगी, फिर उस बिल्डिंग के ऊपर वो वहाँ की जो जनता जो रह रही है उसका कोई अधिकार ही नहीं बचा।
यानी एक तरीके से यहाँ के जो लोड बेरिंग की जो जनता है उसे फंसाया जा रहा है। बाद में वो ज़मीन का जो ऑनर होगा वो ज़मीन तो उसके नाम पे होगी। मतलब आपका कहना है कि सीधी सरल भाषा में लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप सभी से निवेदन है कि जितने लोग भी अपनी अपनी सोसाइटी में रह रहे हैं, हमारे क्राइम चेक न्यूज़ 24 के माध्यम से हाथ जोड़ के आपसे विनंती करते हैं कि आप लोग सावधान रहे। पहली भांति में सरकार की क्या नोटिस है उसे पढ़े और बाद में ही अपना रूम खाली करें, ताकि रीडेवलपमेंट के लिए आपको फंसाया ना जा सके। आप भी जानते हैं कि रीडेवलपमेंट के नाम पे धोखाधड़ी हो रही है पालघर ज़िले में। खासकर हम पालघर ज़िले की बात कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़ोरों से रीडेवलपमेंट के नाम पे बहुत सारा गेम खेला जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए आपका क्या प्रयास है? जहाँ तक कि मैं महानगर पालिका के जो कमिश्नर हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोड बेरिंग है उसे तोड़ने से पहले वहाँ के लोगों को एक सर्टिफिकेट दिया जाए कि वो यहाँ पर रहते हैं, यानी उनके साथ खिलवाड़ ना हो, उनके साथ किसी भी तरीक़ा की चिटिंग ना हो। क्योंकि आज गरीब आदमी 5 लाख 6 लाख रुपए जमा करके आज से 15 साल पहले उसने घर लिया हुआ है, और आज उसका बिल्डिंग टूटने के बाद, घर टूटने के बाद वो सड़क पर आ जाएगा, और जो बिल्डर वहाँ पे बनाएगा और उसने अगर उसे फ्लैट नहीं दिया तो वो कहीं किसी को मतलब वो कहीं ऑब्जेक्शन लेने लायक भी नहीं रहेगा, क्योंकि उसका जो सबूत है खाली एक एग्रीमेंट पेपर है। और आप भी जानते हैं यहाँ पर जितने भी एग्रीमेंट है सिर्फ 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट बना के दिया जाता है। यानी गरीबों को यहाँ पर सिर्फ फंसाया गया है और आगे भी उनकी फसौनुक ना हो, इसलिए हमें चाहिए कि हम उनके लिए आवाज़ उठाएं और ऐसा कुछ उनको से एक सबूत मिले कि वो उस घर में रह रहे हैं। यानी फ्यूचर में अगर वहाँ पे बिल्डिंग बनती है तो उस गरीब व्यक्ति को वहाँ पे उसका फ्लैट मिलना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। काफ़ी सारी बिल्डिंगों में तो ऐसा भी है कि मतलब घर पट्टी का पैसा लिया गया है, लाइट पानी का पैसा लिया गया है नाम के दर करके देने के लिए। पर बहुत सारी बिल्डिंगों में ऐसा है कि अब तक हाल ही में बहुत सारी घटना हमारे पास आई है। हमारे सूत्रों के कहने के आधार पर हम ये बात रख रहे हैं आपके ऊपर कि अब तक बहुत सारी जगह में, बहुत सारी बिल्डिंगों में ये देखा जा रहा है कि बिल्डरों ने पैसा लिया है सोसाइटी के नाम पर, पानी के नाम पर, घर पट्टी के नाम पर उनके नाम पे नहीं है, वो बिल्डर के ही नाम पे है। और सरकार भी, जो महानगर पालिका है, वो उनको दबाव करती है कि आप घर पट्टी भरे, आप लाइट का बिल भरे, आप पानी बिल भरे, जबकि बिल्डर के नाम पे है सब कुछ, ठीक है। फिर वो लोग कैसे भर सकते हैं? ये तो खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। ये एक तरीके से चीटिंग हो रही है, क्योंकि घर पट्टी वही आदमी भरना चाहिए जिसके नाम पे घर पट्टी हो। अभी मान लीजिए कि कोई बिल्डर बिल्डिंग बना रहा है और उसकी टैक्स पावती बिल्डर के नाम पे है, यानी जो आदमी टैक्स भर रहा है उसके नाम पे तो कोई सबूत है ही नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले जो घर पट्टी है, लाइट बिल है, वो पहले जो आदमी रह रहा है उसके नाम पे होना चाहिए, उसके बाद ही उसने उसका टैक्स भरना चाहिए, लाइट बिल भरना चाहिए। यानी कि इनका यही कहना है कि जो बिल्डरों ने वादा किया हुआ है अपनी जनता के साथ, अपने ग्राहकों के साथ, कि भाई उनको पानी का बिल, लाइट का बिल, घर पट्टी नाम पे करके देने का काम वो बिल्डर का है। तो ये घर पट्टी अगर वो लोग नहीं भरते हैं, जैसे महानगर पालिका वाले सताते हैं, तो उनका भी अधिकार सिर्फ और सिर्फ बिल्डर पर है, ना कि ग्राहकों पर, क्योंकि जिनका नाम होगा वही बिल भरेगा, वही घर पट्टी भरेगा। तो आपका बहुत अच्छा उपदेश लगा और बहुत अच्छी सोच लगी कि आप इन लोगों के लिए काम करेंगे। ज़रूर, हम यहाँ के जनता के साथ में हैं, और अगर किसी के साथ भी चीटिंग होती है, कोई भी फ्रॉड करता है, तो वो हमें बताए कि उसके साथ में चीटिंग हो रही है। उसके न्याय के लिए, उसे हक दिलाने के लिए हम हमेशा आवाज़ उठाते हैं, उठाते रहेंगे। अभी हाल ही में स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद है, और ऑनलाइन के नाम पे बहुत सारे फंसाने वाली चीज़ें सामने आ रही है। ऑनलाइन के नाम पे स्कूल और कॉलेज फ़ीस तो बराबर ले रही है, फ़ीस तो हालांकि सबके साथ लिया जा रहा है। काफ़ी सारे पेरेंट्स जो घर पे बैठे हुए हैं इनके हाथ से भी फीस ली जा रही है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? राज्य सरकार कहती है कि किसी भी स्कूल ने फ़ी नहीं लेना है, फिर भी यहाँ के जो स्थानिक पॉलिटिशियन लोग हैं वो लोग स्कूल वाले के पास जाके उससे कुछ कमीशन लेते होंगे स्कूल वालों से, और जनता को कहते हैं कि आप लोग फ़ी दीजिए। और जब सरकार खुद कहती है कि जब लॉकडाउन है तो किसी को फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है, यानी एक तरीके से जनता को यहाँ पे फंसाया जा रहा है, उसकी आर्थिक फसौनू की जा रही है। अच्छा, यानी कि वहाँ से ऑर्डर है कि फ़ीस नहीं लेनी चाहिए।
राज्य सरकार का स्ट्रिक्टली ऑर्डर है कि किसी भी स्कूल ने बच्चों से फ़ी ना ले, क्योंकि अभी स्कूल बंद है। स्कूल बंद होने की वजह से फ़ी लेने का सवाल ही नहीं उठता है। यानी सरकार अपना काम कर रही है सही तरीके से, लेकिन यहाँ के जो स्थानिक पॉलिटिशियन लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, जनता को क्या बोल रहे हैं यहाँ के लोगों को कि आप अपने बच्चे का एक काम कीजिए, आधा फ़ी भरिए, आधा फ़ी भर के, यानी एक तरीके से वो स्कूल का फ़ायदा करवा रहे हैं। गरीब जनता के फ़ायदे का कोई नहीं सोच रहा है। आज गरीब जनता तो मर रही है, आज लोगों का रोज़गार नहीं है, काम धंधा नहीं है, सब लोग घर में बैठे हुए हैं, इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ऊपर से गरीब जनता का ही फसोनुक किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा 9वीं 10वीं और 12वीं बहुत हार्ड होती है बच्चों के लिए, और ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर ये लोग काफ़ी भरी मात्रा में लूट रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि ऑनलाइन जो बच्चे अब तक ऑफलाइन पढ़े हुए हैं, जो युवा जो अब तक ऑफलाइन पढ़े हुए हैं, उनको ऑनलाइन पढ़ाई कैसे आएगी? आखिर ये लोग ने ऐसा किया क्यों है? ये देखिए, जो अभी ऑनलाइन का चालू है, मेरे हिसाब से इसका कोई अर्थ ही नहीं है। क्योंकि अभी आप बताइए कि कोई भी गरीब फैमिली का बच्चा है, उसके पास मोबाइल कहाँ से आएगा? गरीब लोगों के पास मोबाइल तो होता नहीं है। जी, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। तो आदमी ऑनलाइन कैसे पढ़ाई पढ़ पाएगा? तो इसके लिए मेरा ये मानना है कि ऑनलाइन सिर्फ खाली दिखावा है, उसका कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। जो ऑफलाइन में पढ़ाई होती है वही रियल है और वही होना चाहिए। शमशुद्दीन खान जी का बड़ा बयान कि ऑनलाइन के नाम पर हो रही है धोखाधड़ी। आप सभी देख रहे हैं, हम इस वक्त लाइव हैं क्राइम चेक न्यूज़ 24 में, और बहुत ही बढ़िया बात है कि हमारे देश में ऐसे नेता भी हैं जो सरकार की गलतियों को सामने लेके आ रहे हैं। और आप सभी से ये विनती है कि ऐसे नेताओं को आप सभी चुनें, ताकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का जो ये झगड़ा है वो ना रहे, आपस में भाई भाई सब बने रहे। और भी एक सवाल था आपसे जो हम जानना चाहते थे कि यहाँ पे पालघर ज़िले में जिस तरह से काम हो रहा है, जिस तरह से आप जान रहे हैं, यहाँ पे लोड बेरिंग बिल्डिंग्स तो अनगिनत है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? क्योंकि यहाँ की महानगर पालिका तो सुनती ही नहीं है, और अगर आम नागरिक अगर परेशान है, पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेंट डालने जाता है, तो वहाँ पर भी काफ़ी बहस होती है मराठी ना बोलने के नाम पर। अगर मराठी नहीं आती है तो उनको बोल दिया जाता है कि तुम जाओ, जिसको मराठी आती है उसको लेके आओ साथ में। तो आखिर ये क्या है? मतलब अगर मुंबई में, पहले मुंबई बॉम्बे था, ठीक है, बॉम्बे के बाद ही मुंबई बना है। काफ़ी सारे लोग हैं जो गुजराती है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जो यहाँ पे बचपन से उनके माता पिता के साथ जन्मभूमि है उनकी, उनको तो मराठी अभी सीखते सीखते टाइम लगेगा, और मराठी सीखनी भी चाहिए, हमारी देश की भाषा है, ज़रूर सीखनी चाहिए। लेकिन जिनको नहीं आता है उनको पुलिसकर्मी लोग सही तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं, उनके साथ बदसलूकी करते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती है, उनकी कंप्लेंट दर्ज नहीं की जाती है। इसके बारे में आपका क्या विचार है? ऐसा है कि जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है, सभी सरकारी डिपार्टमेंट में एक मतलब जो हम कोई लेटर देते हैं तो एक रिसीविंग की एक सिस्टम होती है। तो ऐसा हर जगह पर है। मान लीजिए कि अपने कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि वो वहाँ पे गए, ऑफिसर को मिले, उसकी लैंग्वेज उसको समझ में नहीं आई, इसलिए वो कहता होगा कि आप कोई मराठी बोलने वाला लेके आइए। ऐसा है कि हम जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य की भाषा ही वहाँ पे कंपलसरी होती है। जैसे कि हम कर्नाटक में चले गए तो वहाँ की भाषा ही वहाँ पे उस राज्य में लागू है, वहाँ पे हिंदी लागू नहीं है। यानी हम वहाँ पे कोई पत्र व्यवहार करेंगे तो हमको उसी लैंग्वेज में करना है। उसी तरीके से हम महाराष्ट्र में हैं तो हमें मराठी कंपलसरी किया गया है। यानी कोई दुकान है तो दुकान के ऊपर भी मराठी में बोर्ड लगा होना चाहिए। तो इस तरीके से ये जो सिस्टम है, लेकिन हमें कोई भी कंप्लेन करना है तो उसके लिए हमारे पास एक तो हम लेटर दे सकते हैं। उसके बाद में मान लीजिए कोई अगर ऑफिसर अगर बोलता है कि आप ऊपर किसी और को लेके आइए, तो उसके ऊपर भी बहुत सारे सीनियर अधिकारी होते हैं, तो हमें उनसे मिलना चाहिए और अपनी जो शिकायत है हमें वो उनसे करनी चाहिए। वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि बहुत से लोगों के साथ में चीटिंग होती है, धोखाधड़ी होती है, लोगों को फंसाया जाता है और उन्हें न्याय नहीं मिलता। तो उसी के लिए क्या होता है कि हम जैसे लोग यहाँ पर हैं, कोई अगर हमारे पास आता है तो हम उसे न्याय दिलाने के लिए आवाज़ उठाते हैं और हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि वसई विरार में एक एक फ्लैट दो दो जन को भी बेचे जाते हैं।
इस तरीके से भी लोगों की फसलों की जाती है। तो हमारा ये मानना है कि गवर्नमेंट ने तो अभी और स्ट्रिक्ट कर दिया है। जैसे कि पहले क्या होता था कि एक फ्लैट 2 आदमी के नाम पे रजिस्टर होता था, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने पूरा बंद कर दिया है। अभी यानी एक फ्लैट एक ही बार रजिस्टर्ड होगा, और वो भी पहले क्या था कि कोई डुप्लीकेट पेपर बना के रजिस्टर कर लेता था, अभी वो भी बंद हो गया है। अभी क्या है कि जब तक ऑनलाइन दिखेगा नहीं कि ये प्लान अप्रूव्ड है नहीं है, वो होने के बाद ही वो डॉक्यूमेंट अब रजिस्टर होता है। यानी गवर्नमेंट ने अपने कारोबार में बहुत से सुधार लाए हुए हैं। यानी कि अभी पहले से अभी में सुधार है। हाँ, अभी बहुत से सुधार आए हुए हैं। अभी हमें जो लड़ना है, हमें जिसे न्याय दिलाने के लिए आवाज़ उठाना है, वो इसके लिए उठाना है कि जो इससे पहले हो चुका है। मान लीजिए कि जो ये अभी हम 2020 में 2015 में जो बिल्डिंग बनी वो इल्लीगल बनी है, और आज समझो वो 5 साल से वो बिल्डिंग में रह रहा है, लेकिन उसके पास कोई ऐसे सबूत नहीं है कि वो उस बिल्डिंग में रह रहा है, जबकि उसने पैसे दिए हैं। आज 15 साल पहले जो आदमी ने पैसा डाला है और वो फ्लैट में रह रहा है, और आज समझो वो बिल्डिंग अगर टूट जाए तो फिर वो कहाँ जाएगा। तो ऐसे गरीब लोगों के लिए हमें लड़ाई लड़नी है, और उसको कम से कम उसका जो घर है वो रेगुलाइज किया जाए। ये हमारी डिमांड रहेगी सरकार से। बहुत खूब। अभी अभी आपने हाल ही में देखा शमशुद्दीन खान जी से हमारी मुलाकात बहुत ही खूब और बहुत ही पार्टी के ज़रिए हुई है। बहुजन महापार्टी इनकी पार्टी का नाम है, और आज से सिटी ही इनका चुनाव चिन्ह भी है रहा है। काफ़ी सालों से इस पार्टी को ये एकता के साथ निभाते आ रहे हैं। आप जनता के साथ यही सवाल और जवाब चलते रहेंगे। हमारे क्राइम चेक न्यूज़ 24 से हम हर एक सवाल का जवाब आपको बखूबी देते रहेंगे। हमें आशा है कि हमारे इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से शमशुद्दीन खान जी के मुलाकात से आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ आ चुकी होगी कि किस तरह से सरकार के साथ आपको चलना है और किस तरह से उनके साथ आपको रहना है। और भी अगर आप लोगों की कोई भी तकलीफ़ें हैं, कोई भी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं, तो हमारे स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, उस स्क्रीन के नंबर पे आप तुरंत संपर्क करें। धन्यवाद। मैं क्राइम चेक न्यूज़ 24 से जय हिंद, शीतल चौहान।